मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां हम देखते हैं कि कुछ आर्मी के ट्रक्स पूरी सिक्योरिटी के साथ किसी चीज़ को कहीं ले जा रहे होते हैं और उन आर्मी वालों को भी नहीं पता होता कि वो क्या ले जा रहे हैं। तभी एक ट्रक में बैठे दो जवान एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम इतनी सिक्योरिटी के साथ क्या ले जा रहे हैं। तो एक बोलता है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब के कोड्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक। फिर वो दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं, बोलते हैं कि क्या पता कोई लाश हो सकती है या फिर कोई गुमनाम हसीना। तभी इसी बीच उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जो बॉक्स था जिसमें वो चीज़ थी वो ट्रक से अलग होकर बीच सड़क में पड़ जाती है। आर्मी का एक जवान मदद के लिए आर्मी बेस में कॉल करता है और वो उनको बोलता है कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है, हमें मदद चाहिए। तो वहाँ से जवाब में वो पूछते हैं कि कितने लोग घायल हैं। तो वो कहते हैं कि काफ़ी लोग घायल हैं। और तभी वो पूछते हैं कि वो बॉक्स कहाँ है, वो सुरक्षित तो है। पर वो कहता है जवान कि वो बॉक्स ट्रक से अलग हो गया है और बीच सड़क में पड़ा है। तब आर्मी बेस वाले कहते हैं कि तुम सब वहाँ से निकलो, उस बॉक्स को वहीं छोड़ दो और जितने भी लोग बचे हो सबके सब वहाँ से भागो। तो वो पूछता है क्यों, ऐसा क्या? तो वो कहते हैं सवाल मत करो, बस जितना जल्दी हो सके सबके सब वहाँ से सुरक्षित निकल जाओ। और तभी उस बॉक्स से वो खतरनाक ज़ॉम्बी बाहर निकल आता है और सब जवानों को मार देता है। मरने के बाद वो सब भी ज़ॉम्बीज बन जाते हैं और फिर वो सब ज़ॉम्बीज लॉस वेगस के शहर तक पहुंच जाते हैं। उधर बसे सब लोग उन ज़ॉम्बीज का शिकार होने लगते हैं और इस तरह से उन ज़ॉम्बीज की पॉपुलेशन भी बढ़ने लगती है। आगे दिखाया कि काफ़ी समय हो गया इस बात को और एक रेस्टोरेंट में न्यूज़ पर बताया जा रहा है कि पिछले कुछ टाइम से अमेरिका सेना के जवान ज़ॉम्बीज के शिकार हो रहे हैं। इसलिए मजबूरन गवर्नमेंट को लॉस वेगस शहर को ज़ॉम्बीज के हाथों सौंपकर एक चारों तरफ काफ़ी बड़ी दीवार खड़ी करनी पड़ी ताकि कोई भी ज़ॉम्बीज वहां से बाहर ना आ पाए। और ये भी कहा कि 4 दिन के बाद एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिराया जाएगा सरकार के द्वारा उस ज़ॉम्बीज के इलाके में ताकि सब के सब ज़ॉम्बीज नष्ट हो जाएं। तभी इस रेस्टोरेंट के शेफ मिस्टर स्कॉट वार्ड से मिलने के लिए एक आदमी आता है जिसका नाम है मिस्टर तनाका। मिस्टर तनाका स्कॉट वार्ड से कहते हैं कि तुम सब कुछ छोड़ के एक मामूली से शेफ का काम कर रहे हो। दरअसल स्कॉट वार्ड पहले एक आर्मी का जवान था, पर ज़ॉम्बीज के बाद उसने ये नौकरी छोड़ दी थी। मिस्टर तनाका कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी डील है। करीब 200 मिलियन की बाहरी रकम एक तिजोरी में सड़ रही है। दरअसल वो 200 मिलियन सील लॉस वेगस के बैंक में है जहां पर 4 दिन बाद सरकार द्वारा बॉम्ब गिराया जाएगा। मिस्टर तनाका कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अपनी टीम के साथ जाओ और वो 200 मिलियन मेरे लिए ले आओ, जिसमें से 50 मिलियन तुम्हारे होंगे। उसके साथ तुम्हें जो करना है वो तुम करो। मिस्टर तनाका स्कॉट को बोलते हैं कि तुम्हें सोचने के लिए टाइम चाहिए, तो तुम्हारे पास आज रात तक का समय है। सुबह मुझे कॉल करके बता देना तुम्हारा क्या जवाब है। दूसरी ओर लॉस वेगस के उस सील शहर के बाहर एक कैंप होता है जिसमें सरकार ने उन लोगों को रखा है जो कभी उस लॉस वेगस में रहते थे और यहाँ पर ये भी चेक किया जाता है कि कोई ज़ॉम्बी वायरस के संपर्क में तो नहीं आया। अगर किसी का टेम्परेचर राइज होता या ड्रॉप होता तो उसे इन्फेक्टेड माना जाता और उसे तभी गोली मार दी जाती। इस कैंप में एक केट नाम की लड़की है। दरअसल केट मिस्टर स्कॉट की बेटी है, पर इन दोनों के ताल्लुकात एक दूसरे से उतने अच्छे नहीं हैं, इसलिए केट अपने पिता स्कॉट के साथ नहीं रहती। कैंप में केट की एक दोस्त होती है जिसका नाम है गीता। गीता के 2 बच्चे हैं। गीता कहती है केट को कि मुझे अगर कुछ हो गया तो तुम मेरे बच्चों को यहाँ से निकालोगी, मुझसे वादा करो। ये बात सुनकर केट उसे कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, तुम क्या करने वाली हो? गीता कहती है कि मुझे कुछ भी करके अंदर जाना है, शायद उधर से कुछ पैसे मिल जाएं जिन्हें मैं चोरी करके वापस ले आऊंगी, उससे इन बच्चों का भविष्य बन जाएगा। केट कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम्हें पता है कि अंदर की सिचुएशन क्या है, उधर बस ज़ॉम्बीज़ हैं, कोई इंसान जिंदा नहीं है और ना ही कोई अंदर से कभी वापस आया है। फिर गीता कहती है अच्छा ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। तभी एक गार्ड उधर आ जाता है और वो बोलता है तुम दोनों क्या कर रही हो इधर। दरअसल ये गार्ड एक बहुत ही घटिया इंसान होता है, औरतों का शोषण करने वाला, और इसलिए इसे कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता। तो केट बोलती है कि कुछ नहीं कर रहे, तो वो उनका टेम्परेचर चेक करता है और बोलता है कि आज तो तुम लोग मुझसे बच गए, पर ज़्यादा दिन तक नहीं बचोगे। मिस्टर स्कॉट को सोते हुए अपनी पुरानी कुछ यादें याद आ रही थी। जब वो आर्मी के जवान थे तब उनकी वाइफ इन्फेक्टेड हो गई थी, जिससे उनकी वाइफ भी ज़ॉम्बीज़ बन गई थी और मजबूरन मिस्टर स्कॉट को अपनी वाइफ को मारना पड़ा और ये सब केट ने देख लिया था, जिसके बाद केट उनके साथ नहीं रहती थी।
मिस्टर स्कॉट अपनी नींद से एकदम जाग जाते हैं और तभी मिस्टर तनाका को कॉल करते हैं। उनको कहते हैं कि मुझे आपकी डील मंजूर है। मिस्टर तनाका कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी टीम में एक पायलट चाहिए और एक तिजोरी तोड़ने वाला एक्सपर्ट भी चाहिए। अब मिस्टर स्कॉट अपनी पुरानी टीम के कुछ मेंबर से मिलने जाते हैं, जिनमें उनकी एक बहुत अच्छी दोस्त जिसका नाम मारिया होता है, उसके पास जाते हैं। उसे कहते हैं कि मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें उसके लिए 15 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ। मारिया मान जाती है। उसके बाद वो अपने एक और दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम वेंडोरो है, उसको भी वो 15 मिलियन का ऑफर करते हैं, वो भी मान जाता है। इसके बाद मिस्टर स्कॉट और मारिया एक पीटर नाम की औरत के पास जाते हैं जो कि एक पायलट होती है। उसे कहते हैं कि हम एक मिशन पे जा रहे हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें एक दिन के 2 मिलियन देंगे। वो कहती है इतना पैसा मिलेगा तो क्यों नहीं जाऊंगी, मैं तो खुशी खुशी जाऊंगी। मिकी गुज़मान नाम का एक शूटर होता है। उसके बाद ये लोग उसको अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। कहते हैं उसे कि हम तुम्हें $5 लाख देंगे पर डे, तो हमें एक मिशन के लिए जाना है। वो कहता है कि ठीक है मैं आऊँगा, पर मेरे साथ मेरी एक दोस्त भी है। वो कहते हैं ठीक है हमें मंजूर है। अब उन्हें एक सबसे इम्पोर्टेंट आदमी चाहिए अपने मिशन के लिए, जो है तिजोरी तोड़ने वाला। मारिया स्कॉट को एक लड़के से मिलाती है जिसका नाम डाइटर होता है। वो तिजोरी तोड़ने में बहुत माहिर होता है। मारिया कहती है कि ये हर तरह की तिजोरी तोड़ सकता है, मुझे पूरा यकीन है कि ये हमारा मिशन में हमारा काम आएगा। स्कॉट डाइटर को बैंक के लॉक का मैप दिखाता है और कहता है क्या तुम इस लॉक को तोड़ सकते हो? तो डाइटर कहता है कि हाँ मैं इस लॉक को तोड़ लूंगा, आज तक कोई ऐसा लॉक नहीं है जो मैंने ना खोला हो। अब सभी लोग मिस्टर तनाका के पास जाते हैं प्लान डिस्कस करने। मिस्टर तनाका कहते हैं कि तुम लोग वहाँ पर उड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पर तुम लोग वहाँ से वापस उड़कर आ सकते हो क्योंकि वहाँ पर एक पहले से ही रेस्क्यू हेलीकॉप्टर मौजूद है वहाँ के एक टावर के ऊपर। आपसी तालमेल से और टीम वर्क से जाना और लौटना आसान होगा। तभी वहाँ पे मौजूद एक आदमी अपना इंट्रोडक्शन करवाता है। कहता है मेरा नाम मार्टिन है, मैं मिस्टर तनाका का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ इस मिशन पे जाऊँगा, मैं तुम लोगों की हर चीज़ का ख्याल रखूंगा, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में कोई परेशानी या कोई ज़रूरत है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। मिस्टर स्कॉट अपनी बेटी से मिलने के लिए कैंप जाते हैं। केट उन्हें बोलती है कि आप यहाँ क्यों आए हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। उस पर मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, मैं एक मिशन पे जा रहा हूँ जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। केट पूछती है कैसा मिशन और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि मुझे ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जाना है और वहाँ पर तुम मेरी जाने में मदद कर सकती हो, और वहाँ पर जाने के बाद मुझे 15 मिलियन मिलेंगे जो मैं तुम्हें दे दूँगा। उस पैसे से तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मुझे पता है तुम बहुत लोगों की मदद करना चाहती हो, यहाँ कैंप में फंसे हुए लोगों की भी तुम मदद करना चाहती हो और अपनी पढ़ाई भी आगे जारी कर सकती हो। मैंने आज तक तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, पर शायद उन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ। दरअसल इस कैंप में एक लड़की है लिली, लोग उसे पासपोर्ट के नाम से भी बुलाते हैं क्योंकि उसके ही ऑर्डर से लोग ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जा सकते हैं और उसे वहाँ के सारे रूल्स भी पता हैं। तो इसलिए मिस्टर स्कॉट केट के पास आते हैं ताकि वो उन्हें लिली से मिला सके। और इधर गीता 2 लड़कियों के साथ लिली के पास चोरी चुप के आती है और उसे कहती है कि हमें अंदर जाना है, प्लीज़ हमें ज़ॉम्बीज़ के इलाके में जाने दो। तो लिली उनको जाने की परमिशन दे देती है। और अगले दिन मिस्टर स्कॉट और उसकी टीम के सब आदमी कैंप पहुंच जाते हैं जहां पर केट उन सबको लिली से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद केट वापस जा रही होती है कि उसको रास्ते में गीता के बच्चे मिल जाते हैं जो रो रहे होते हैं। वो उनसे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि मामा चलेगी, मामा ज़ॉम्बीज़ के इलाके में चलेगी। केट जब ये बात सुनती है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो लिली के पास आती है और उसको एक पंच मार देती है। उसको बोलती है कि तुमने उसको क्यों जाने दिया, तुम्हें क्या पता नहीं कि उसके 2 बच्चे हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? तो केट कहती है कि मुझे जो कहता है इंसान अपनी मर्ज़ी से मुझे जाना है तो मैं उसको जाने देती हूँ, मैं किसी को रोक नहीं सकती। उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी मर्ज़ी से जाना चाहती है तो इसलिए मैंने उसे जाने दिया। इसके बाद केट मिस्टर स्कॉट से कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ अंदर जाऊँगी। स्कॉट कहता है कि तुम नहीं जाओगी, अंदर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ले जाऊँगा। केट कहती है कि मुझे जाना है, मैं आपकी कोई नहीं सुनूंगी, मेरी दोस्त अंदर है, मुझे उसके बच्चों के लिए उसको बचाना है, मैं ज़रूर अंदर जाऊँगी, अगर आप मुझे नहीं ले जाएंगे तो मैं आपके जाने के बाद आ जाऊँगी। ये सब बातें सुनकर मिस्टर स्कॉट केट की बात मान जाते हैं, पर वो कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, तुम कहीं भी अंदर अकेली नहीं जाओगी, हर वक्त मेरे साथ ही रहोगी। केट कहती है ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि तभी बॉडीगार्ड वहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि कहाँ सब लोग जा रहे हैं। तब लिली कहती है सबको कि हमें एक आदमी की और ज़रूरत पड़ सकती है, क्यों ना हम इसे भी साथ ले लें।
तो वो लोग बॉडीगार्ड को भी अपने साथ ले लेते हैं और सब अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही सब देखते हैं कि हजारों की तादाद पे इंसानी कंगाल एक दूसरे पे लिपटे पड़े होते हैं जमीन पर। अब लिली सबको बताती है कि ये सब सिर्फ कंगाल नहीं है, ये सब ज़ॉम्बीज हैं। दिन में सूरज की रोशनी की वजह से ये इस तरह से हो जाते हैं जैसे इनमें जान न हो, पर बारिश की एक बूंद पड़ते ही ये जिंदा हो जाएंगे। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें एक जानवर की आवाज़ आती है। उस आवाज़ को सुनकर सब गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि उनके सामने से एक ज़ॉम्बी टाइगर आ रहा होता है। दरअसल वो लोग अभी जिस जगह पे थे वो एक जू था और वो टाइगर उस जू का था। जब ज़ॉम्बीज का अटैक हुआ तो उन्होंने उस टाइगर को भी इन्फेक्टेड कर लिया था, इसलिए वो टाइगर भी ज़ॉम्बी बन चुका था। थोड़ी देर के बाद वो टाइगर वापस चली जाती है और सब बाहर आ जाते हैं। उसके बाद लिली गार्ड को कहती है क्या तुम अपनी गन मुझे दिखाओगे थोड़ी देर के लिए। वो कहता है तुम क्या करोगी मेरी गन को। वो कहती है बस ऐसे ही मुझे देखनी है आखिर तुम्हारी गन कैसी है। गार्ड को बातों में फैला फुसला के वो उससे उसकी गन ले लेती है और जैसे ही उसकी गन लेती है उसके पाँव में वो गोली मार देती है। ये देखकर सब चौंक जाते हैं। सब उसको कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने अपने ही आदमी को गोली क्यों मार दी। तब लिली कहती है कि ये कोई दूध पीता बच्चा नहीं है, ये बहुत ही घटिया इंसान है, इसके साथ तो इससे भी बुरा होना चाहिए और मैं इसको यहाँ पे इसीलिए लाई थी ताकि ये हमारे किसी काम आ सके। लिली कहती है अगर हमें यहाँ से सुरक्षित निकलना है तो हमें यहाँ के शैम्पर्स के साथ एक सौदा करने पड़ेगा। हम उनके इलाके में हैं और उनको कुछ दिए बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। दरअसल शैम्पर्स भी जो है वो एक ज़ॉम्बीज़ की ही नस्ल है, पर वो ज़ॉम्बीज़ से थोड़े से अलग हैं। इस गार्ड को हम यहीं पे छोड़ देंगे और फिर वो आके इसे ले जाएंगे और फिर उसके बाद वो हमें तंग नहीं करेंगे। गार्ड को ज़मीन पर छोड़कर बाकी सब गाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं और थोड़ी देर में वो देखते हैं कि सामने से दो शैम्पर्स आ रहे होते हैं, जिसमें एक जो होती है वो फीमेल होती है और एक मेल शैम्पर होता है। वो शैम्पर्स उस गार्ड को टांग से घसीटते हुए अपने ठिकाने लेके जाते हैं। केट पूछती है लिली से कि गार्ड के साथ अंदर जाके क्या होगा। लिली कहती है कि ये तो मुझे नहीं पता, पर वो जिसे भी अंदर ले जाते हैं वो उनसे भी ज्यादा खूंखार। लिली कहती है कि इससे पहले कोई और खतरा हमारे सामने आए, हमें जल्दी यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर हम शैम्पर्स के रास्ते से नहीं जाएंगे, वहाँ से खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम अंदर के रास्ते से जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गार्ड के ऊपर सारे के सारे शैम्पर्स जो है एकदम टूट पड़ते हैं और इतनी देर में एक बहुत ही खतरनाक किस्म की आवाज़ आती है और सब शैम्पर्स उस आवाज़ को सुनकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और वो आवाज़ उन शैम्पर्स के राजा की होती है, जिसके आते ही सब शैम्पर्स उस गार्ड को छोड़ देते हैं और जो वो फीमेल शैम्पर थी वो उस राजा शैम्पर की रानी थी। उसके बाद वो राजा शैम्पर उस गार्ड के हाथ पे बाइट करता है और फिर उसको वो सब शैम्पर्स के आगे फेंक देता है, उसको भी वो अपने जैसा बना लेते हैं। और इधर सब बैंक के लिए अंदर के रास्ते से जा रहे होते हैं और इस रास्ते में हर कदम पे उनको ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ रहा होता है। ये सब ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं गहरी नींद में सो रहे होते हैं। लिली सबको बोलती है अब यहाँ से ध्यान से चलेंगे, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा और ना ही कोई लाइट इन ज़ॉम्बीज़ के चेहरे की तरफ करेगा। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो ये ज़ॉम्बीज़ सब जाग जाएंगे और हमारे लिए मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। चैम्बर्स को मार्टिन के ऊपर शक हो जाता है। चैम्बर्स मार्टिन को कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम उन पैसों के लिए तो यहाँ पे नहीं आए, मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से नोट कर रही हूँ, तुम कुछ और करना चाहते हो। एक बार हम कसिनो पहुँच जाएं, उसके बाद हम सब तुमसे पूछेंगे कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ग्रुप के सारे लोग आगे होते हैं, मार्टिन और चैम्बर ही सबसे लास्ट में होते हैं। मार्टिन के लिए चैम्बर अब एक खतरा बन रही होती है, उसे डर होता है कि कहीं वो सबको कुछ कह ना दे, जिससे उसका जो प्लान है वो खतरे में आ जाए। मार्टिन लाइट ज़ॉम्बीज़ की तरफ फेंकता है और वहाँ से खुद निकल जाता है। जैसे ही चैम्बर वहाँ पहुँचती है तो वो ज़ॉम्बीज़ एक एक करके जागने लगते हैं और चैम्बर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। चैम्बर बड़ी बहादुरी के साथ उन ज़ॉम्बीज़ को मारते हुए आगे बढ़ रही होती है, पर थोड़ी ही देर के बाद एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ के जागने लगते हैं और चैम्बर को वो घेर लेते हैं। ज़ॉम्बीज़ चैम्बर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और चैम्बर उन पे गोलियां चलाती हैं। गोली की आवाज़ सब ग्रुप के लोग सुनते हैं तो वो पीछे देखते हैं। वो देखते हैं कि चैम्बर उनके साथ नहीं होती। मिकी चैम्बर को बचाने की काफ़ी कोशिश करता है, पर चैम्बर चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ से गिर चुकी थी, उसका बचना नामुमकिन था। चैम्बर मिकी को कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, मेरा बचना नामुमकिन है, तुम ग्रुप के बाकी लोगों के साथ जाओ और अपनी जान बचाओ, यहाँ से जल्दी निकलो। कुछ देर बाद ग्रुप के सारे लोग कसिनो की बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे उन्हें कुछ सामान मिलता है जिसको देख के ये पता चलता है कि उनसे पहले भी मिस्टर तनाका ने कुछ लोगों को वहाँ पे उन पैसों के लिए भेजा था। मिस्टर स्कॉट और मार्टिन से पूछते हैं कि तुम तो मिस्टर तनाका के आदमी हो, तुम्हें तो पता होगा कि हमसे पहले भी उन्होंने यहाँ कोई लोग भेजे थे। तो मार्टिन कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और फिर यहाँ से सब लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। मिस्टर स्कॉट केट से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे इतने सालों से नाराज़ रही हो और अभी भी तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती।
पर मैंने जानबूझ के तुम्हारी माँ को नहीं मारा था। तुम जानती हो कि वो भी ज़ॉम्बीज बन चुकी थी और उसको मारने के अलावा और कोई चारा नहीं था मेरे पास। केट कहती है कि आप ये सब बातें भूल जाएं। आपको लगता है कि मैंने माँ के मरने की वजह से आपसे बात नहीं की, पर ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। मैंने आपसे बात इसलिए नहीं की क्योंकि माँ के मरने के बाद आपने कभी मुझसे मिलने नहीं आए, आपने कभी मेरा हाल नहीं पूछा, इसलिए मैं आपसे नाराज़ थी। मिस्टर स्कॉट केट से कहते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता था तो खुद को रोक नहीं पाता था। मुझे लगता था कि मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ। मैंने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली, इसलिए मैं तुम्हारे पास कभी शर्म के मारे नहीं आ सका। और इधर लिली और मार्टिन कैसीनो की बिल्डिंग के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। कुछ देर में वहाँ पर शैम्पर्स आ जाते हैं और वो लिली और मार्टिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। इसी हमले में एक शैम्पर मारा जाता है और पीछे रानी शैम्पर बच जाती है, जिसको मार्टिन पकड़ लेता है। मार्टिन उस रानी शैम्पर का गला काट लेकर उसका सर अपने पास रख लेता है। लिली बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये रानी है उन शैम्पर्स की, अगर उसके राजा को पता चलेगा तो वो सब हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तब मार्टिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, मैं उन पैसों के लिए यहाँ नहीं आया। मिस्टर तनाका ने मुझे शैम्पर्स का सर लाने के लिए कहा था। तुम नहीं जानती कि ये जो सर है ये दुनिया में कितना महंगा बिकेगा। लिली कहती है कि अब हमें यहाँ से जल्दी जाना होगा। रानी शैम्पर बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसकी आवाज़ ज़रूर राजा तक पहुँच गई होगी। उससे पहले कि वो हम तक पहुँचे हमें यहाँ से निकलना होगा। और इधर गीता और उसके साथ दो और लड़कियां भी शैम्पर्स के कब्जे में होती हैं। शैम्पर्स को अपनी रानी शैम्पर के चिल्लाने की आवाज़ें आ जाती हैं, जिससे वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। बाकी सभी लोग कैसीनो बार में इकट्ठा होते हैं। वहाँ पे खबरें चल रही होती है। खबरों में बताया जा रहा होता है कि जो 4 दिन के बाद हमला होना था वेगस शहर पे, वो गवर्नमेंट ने आज शाम को ही लेने का फैसला कर लिया है। ये खबर सुन के सब हैरान हो जाते हैं। और इधर पीटर पुराने चॉपर को ठीक करने में लगी होती है। उस चॉपर की हालत इतनी खराब होती है कि उसका उड़ पाना नामुमकिन सा लगा होता है। तभी वहाँ पे मिस्टर स्कॉट आते हैं और वो बोलते हैं पीटर से कि हमें जल्दी करनी होगी, हमारे पास टाइम बहुत कम है। वो हमले के बारे में बताते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पे हमला होने वाला है, तुम जल्दी करो, किसी भी तरह से इस चॉपर को ठीक करो। मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि हम सबको अब बैंक जाना चाहिए, शायद डाइटर ने अब तक तिजोरी तोड़ दी होगी। सब बैंक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे अभी भी तिजोरी नहीं टूटी होती। डाइटर से पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा। डाइटर बोलता है कि आधा घंटा लगेगा, तब तक मुझे एकदम शांति चाहिए। और इधर राजा शैम्पर को अपनी रानी शैम्पर की बॉडी मिल जाती है, जिसको देख के वो बहुत गुस्से में आ जाता है और बहुत चिंता चिल्लाने लगता है और अपने साथियों को लेकर ग्रुप के लोगों पे हमला करने के लिए निकल पड़ता है। और कुछ देर बाद इधर डाइटर तिजोरी खोल लेता है। जैसे ही तिजोरी खुलती है सब लोग अंदर जाके देखते हैं, वहाँ पे बहुत पैसा होता है और इतने सारे पैसे को देख के सब लोग पागलों की तरह खुश होने लगते हैं। सब लोग अपने बैग्स में पैसे भर लेते हैं और पैसे भरने के बाद वहाँ से निकलने के लिए रवाना होते हैं। और तभी स्कॉट और मारिया के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं और मारिया को ज़ॉम्बीज मार देते हैं। और इधर बाकी ग्रुप के मेंबर्स के ऊपर भी ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। और इसी बीच मार्टिन जो है वो इन सबको धोखा देते हुए वहाँ बीच के रास्ते से निकलने की कोशिश करता है। लिली उसको वहाँ से जाते हुए देख लेती है। लिली उसका पीछा करती है और लिली उसे बोलती है कि हमें भी ले जाओ, पर वो कहता है कि मैं तुम्हें नहीं ले जाऊँगा और वो उनको वहाँ लॉक कर देता है। और दूसरी ही ओर राजा शैम्पर डाइटर और वेंड्रो के ऊपर हमला कर देता है। डाइटर वेंड्रो को बचाने के लिए उसको इधर मार्टिन जो सब कुछ पर देख के वहां से भाग रहा था, उसको रास्ते में वैम्पायर टाइगर मिल जाता है और वो उससे मार देता है। और इधर मिस्टर स्कॉट और लिली चॉपर के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर पीटर उनका इंतजार कर रही है और उनके पीछे पीछे राजा शैम्पर भी आ जाता है। तब लिली अपने बैग से रानी शैम्पर का सर निकाल लेती है। लिली शैम्पर को बोलती है अगर तुमने हम पे हमला किया तो मैं तुम्हारी रानी शैम्पर का सर यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। और लिली मिस्टर स्कॉट को कहती है कि तुम और पीटर जल्दी से चॉपर पे बैठो और यहाँ से निकल जाओ, मेरी चिंता मत करो, तुम दोनों यहाँ से निकलो, हम सब यहाँ से नहीं निकल सकते। मिस्टर स्कॉट और पीटर वहाँ से चॉपर लेके निकल जाते हैं और तभी लिली शैम्पर रानी का सर उस बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। और ये देखकर राजा शैम्पर बहुत गुस्से में आ जाता है। मिस्टर स्कॉट पीटर से कहते हैं कि मुझे केट को लेने जाना होगा, वो गीता को लेने के लिए शैम्पर्स के अड्डे चली गई है, मैं उसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। पीटर कहती है कि हमारे पास कितना टाइम है। मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि आधा घंटा है, मैं केट को लेकर यहीं ऊपर बिल्डिंग पर मिलूंगा, तुम प्लीज़ हमें धोखा मत देना, हमारा वेट करना, हमें लिए बिना मत जाना। पीटर कहती है ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आओ।
इधर केट को गीता और उसके साथ 2 लड़कियां और भी मिल जाती हैं। वो उनको वहां से लेकर बाहर निकल रही होती कि तभी वो गार्ड जिसको ज़ॉम्बीज को दे दिया था वो भी ज़ॉम्बीज बन के उनके सामने आ जाता है और उन पे अटैक करता है। केट खुद को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी पे गोली चलाती है। गोली की आवाज़ सुनकर बाकी के शैम्पर्स भी केट तक पहुंच जाते हैं और साथ में मिस्टर स्कॉट भी वहां आ जाते हैं। मिस्टर स्कॉट केट और गीता को लेकर वहां से चॉपर वाली बिल्डिंग की तरफ भागते हैं। पीटर उन्हें लेने के लिए वहां आ जाती है। सब चॉपर में बैठ जाते हैं और जैसे ही चॉपर उड़ने लगता है तभी राजा शैम्पर वहां आ जाता है और चॉपर के साथ लटक कर चॉपर में चढ़ जाता है। मिस्टर स्कॉट और राजा शैम्पर में हाथापाई होती है जिसके चलते राजा शैम्पर मिस्टर स्कॉट के हाथ पर काट लेता है और तभी मिस्टर स्कॉट राजा शैम्पर को गोली मारता है और राजा शैम्पर मर जाता है। उनका चॉपर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है पर वो सब लॉस वेगास के सील्ड एरिया से बाहर आ जाते हैं और चॉपर जमीन पर जा गिरता है, जिसमें आगे दिखाते हैं कि मिस्टर स्कॉट और केट जिंदा होते हैं। मिस्टर स्कॉट केट को कुछ कसिनो से चुराए हुए पैसे देते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इन पैसों से अपने सपने पूरे करना और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और फिर मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि अब तुम्हें मुझे गोली मारनी होगी क्योंकि मैं इन्फेक्टेड हूँ, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ, इसलिए तुम मुझे गोली मार दो। केट बोलती है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मिस्टर स्कॉट कहते हैं कि तुम्हें ऐसा करना होगा और तभी मिस्टर स्कॉट ज़ॉम्बी बनने लगते हैं और फिर केट उन्हें गोली मार देती है। और दूसरी ही ओर लॉस वेगास पर गवर्नमेंट द्वारा बॉम्ब गिराया जाता है और वो एरिया पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाता है। लास्ट में मूवी के दिखाया जाता है कि वेंड्रो जो कैसीनो के तिजोरी में छुपा हुआ था वो वहाँ से जिंदा बाहर आ जाता है और साथ में वहाँ का सारा पैसा भी अपने साथ ले आता है। और फिर वेंड्रो एक प्राइवेट प्लेन करता है और वहाँ से कहीं दूर जा रहा होता है। तभी उसे प्लेन में चक्कर आने लगते हैं और तब उसे एहसास होता है कि वो भी इन्फेक्टेड है और फिर यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा।